वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जिसको हम रासायनिक बंध बोलते हैं, क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित हम जानेंगे और ये कैसे रासायनिक बंध बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसके पीछे की जो थ्योरी है, सिद्धांत है रासायनिक बंध के पीछे, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कहते किसको। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने दोनों लैंग्वेज में डेफिनेशन दिया है, तो जो भी स्टूडेंट जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसको आप लिख लेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम मॉलिक्यूल्स और आयन टू गिव राइज टू अ केमिकल कंपाउंड। दिस केमिकल बॉन्ड्स आर व्हाट केप टू द एटम टुगेदर इन द रिजल्टिंग कंपाउंड। कोई भी रासायनिक बंध कब बनता है? जब दो या दो से अधिक अणु, परमाणु या आयंस के बीच में रासायनिक बंध बनता है। और ये रासायनिक बंध जब अणुओं, परमाणुओं या आयंस के बीच में बनता है तब जाकर रासायनिक यौगिक तैयार होता है। तो रासायनिक यौगिक निर्भर करता है कि कैसे मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच में ये बॉन्डिंग बनती, केमिकल बॉन्डिंग बनती है। तो वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, जैसे आप पढ़ सकते हैं कि रासायनिक संबंध एक रासायनिक यौगिक को जन्म देने के लिए दो या दो से अधिक परमाणुओं, अणुओं या आयनों के बीच एक रासायनिक बंध के गठन को संदर्भित करता है। ये रासायनिक बंधन है जो परिणाम स्वरूप यौगिक में परमाणुओं को एक साथ रखता है। मतलब कहने का है कि एक मतलब सीधे शब्दों में कहें तो मतलब अणु, परमाणु या आयंस के बीच में परस्परिक जो रासायनिक बंध बनता है और बनता है तभी कोई यौगिक तैयार होता है। यही है केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध। अब इसके पीछे का जो सिद्धांत है उसको जान लेते हैं। तो लुईस ने रासायनिक बंध के पीछे कुछ सिद्धांत अपने दिए थे, जिसको मैं आपको बता दे रही हूँ। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो पहला लुईस ये कहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके आउटर मोस्ट में सेल होते हैं। तो जो बाहर का जो सेल होता है, जो आउटर सेल जो होता है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। और ये जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी, जिसको हम लोग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो जिस भी एटम के पास अपने आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ऐसे परमाणु को हम कहेंगे कि वो स्थिर है। पर कभी कभी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं होती, तो उस कंडीशन में एटम क्या करते हैं, कुछ एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं या शेयर करते हैं। तो कई कंडीशंस है जिसको वो फुलफिल करते हुए इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ग्रहण करके या शेयर करके, शेयर मतलब बांट कर, साझा करके अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन के देने, लेने या साझा करने में जो एक रासायनिक बंध बनता है वही कहलाता है केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध। अब आपको बता दूं, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के या परमाणु के, जो बाह्य सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और कोई भी रासायनिक क्रिया जो होती है किसी भी परमाणु के अंदर, एटम के अंदर, वो इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो भाग लेते हैं रासायनिक क्रिया में, तब जाकर रासायनिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो मैं आपको कुछ मतलब एग्जाम्पल के तहत बताना चाहती हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिथियम की बात करती हूँ। ठीक है, लिथियम आप सभी जानते हैं उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 और 2s1। तो इसका जो, अब इसके पास कितने सेल हो गए, 1s और 2s, यानी 2 सेल हो गए, पहला सेल और दूसरा सेल। तो जो बाहर का सेल लिथियम के लिए बाहर का सेल कौन सा होगा, 2s1, यानी दूसरा सेल है ये लिथियम के लिए बाहर सेल है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम का होगा वही कहलाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब ठीक उसी तरीके से हम ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन आप सबको पता है 8 होता है इसका। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p4 हो गया ना, 4 4 और 1 8। तो अब इसके पास कितने सेल हैं, 1 2 और ये 3, मतलब नहीं सॉरी 1
एक दो, ये मतलब सेल तो दो ही हैं, पर इसका अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके पास कितने सेल होगा, पहला सेल 1 और 2, दोनों 2s2p यानी दूसरा ही सेल है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके बाह्य सेल के अंतर्गत कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इसके पास तब कितने बाहर मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और ये 2 6, तो इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको ऑक्टेट करना होगा तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 और इलेक्ट्रॉन प्लस होगा, तब जाके इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, और तब जाके ये ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो लुईस यही बोलते हैं कि जो भी आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, और ऑक्टेट करने के लिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, तब जाके रासायनिक बंध बनता है। तो ये कुछ सिद्धांत है जो लुईस ने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में दिए थे। ठीक है, तो जो चीज़ को मैंने अभी इंग्लिश में बताया उसी का ये वर्जन हिंदी में है। तो स्टूडेंट्स जो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जो चीज़ को मैंने अभी समझाया वही हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सभी समझ गए। अब मैं यहाँ पे एक एक करके देखो आपको समझा रही हूँ। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक, यानी 1s1, तो एक ही सेल है तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, एक, तो एक हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करती हूँ तो आपको पता है कार्बन का होता है 14 वैलेंस, सॉरी कार्बन का होता है 6। ठीक, तो कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p2, तो इसके पास कितने सेल होगा, एक और ये 2, तो इसमें टोटल कितने बाहर के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इधर 4, देखिए 4 डॉट से, तो ये जो डॉट है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। आपको बता दूं लुईस ने इस डॉट स्ट्रक्चर को बताया था। ये डॉट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और ये भी बताता है कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के पास मौजूद है। तो जैसे मैंने कार्बन का ये 4 बना, तो देखिए 4 डॉट्स दिया है, 1 2 3 और ये 4। ठीक, और इस तरीके से ये देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की हम बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का आपको पता है, नाइट्रोजन का होता है 7। ठीक है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, तो इसके पास कितने सेल हो गए, पहला सेल और ये दूसरा सेल, तो इसका बाह्य सेल हो जाएगा 2, तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इधर और ये 2, 5, यानी बराबर इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास, 5। तो देखिए 5 डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से हम नियॉन के केस में देख लें। नियॉन के पास नियॉन में होता है 10। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा नियॉन का, 1s2 2s2 2p6। तो अब इसके कितने सेल हो गए, एक और ये 2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 और ये 2 8। तो देखिए 8 डॉट से रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे देखिए लिथियम का बना, ऑक्सीजन का बना, नियॉन का बना है। एक आपके साथ में इसका बनाती हूँ, ये बनाती हूँ मैं आपका एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 13। ठीक, तो चलिए इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1 सॉरी 3s2 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 10। और ये अब देखिए इसके पास कितने सेल हो गए, पहला 2p दूसरा और ये 3p तीसरा। तो इसका तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 और ये तो 3 हो गए। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम एल्यूमिनियम का अगर जब डिनोट करेंगे तो करेंगे कुछ इस तरह,
कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एल्युमिनियम 1 2 3, तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। ठीक ठीक उसी तरीके से हम लिख सकते हैं आपका क्लोरीन का बनाते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो जाएगा 10 और ये 18, पर इसके पास तो 17 है, यानी 3p5, तो इसके पास कितने सेल होगा 1 2 और ये 3, तो इसका वैलेंस सेल कितना हो गया 5 और ये 2 7, यानी क्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और मतलब समझाने का मतलब यह है कि ये जो डॉट्स हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लुईस के अकॉर्डिंग या स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी एटम हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एटम को अपने बाह्य सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम के केस में 2 है, देखिए लिथियम का 1 है, बेरिलियम के 2 डॉट्स दिखा रहे हैं, बोरोन के 3 डॉट्स हैं, नहीं एल्यूमिनियम का देखिए अभी जैसे हमने बनाया था 3 डॉट्स, यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इनको ये क्या कर इलेक्ट्रॉन, मतलब फॉस्फोरस नाइट्रोजन केस में देखिए 5 डॉट्स हैं, ऑक्सीजन केस में 6 हैं, सल्फर केस में 6 हैं, क्लोरीन में देखिए 7 है, फ्लोरीन में 7 है, नियोन में 8, आर्गन में 8। तो ऐसे ये जो डॉट्स हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि किस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट करके दिखा रहे हैं हम लोग ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसको बोलते हैं। तो जो आउटर मोस्ट सेल, थोड़ा मैं स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ जैसे, तो ये कार्बन बोरॉन ये सबका जो बाह्य सेल कौन सा होगा, अंदर वाला सेल, तो ये जो लास्ट सेल होता है कि न्यूक्लियस के बाद, मतलब लास्ट सेल को हम लोग आउटर सेल बोलते हैं, और वही आउटर सेल में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। कार्बन केस में 6 हो जाते हैं, नाइट्रोजन केस में भी 6 हैं, 5 हैं, इसी तरीके से फॉस्फोरस में 5 हैं, सिलिकॉन में 4 है, एल्युमिनियम में 3 हैं। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन के केस में 7 हैं, सोडियम केस में 1 है, लिथियम केस में 1 है, बेरिलियम मैग्नीशियम केस में 2 हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कितने प्रकार का रासायनिक बंध होता है। तो द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म वेरी इन द स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय एटम्स और मॉलिक्यूल टू यील्ड कंपाउंड। तो यौगिक बनाने के लिए जनरली जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वो 4 तरीके का बंध पढ़ना है। आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड यानी आयनन बंध बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हिंदी में कहा जाता है सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कहा जाता है उप सहसंयोजक बंध। तो इस तरीके को हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 बंध पढ़ने हैं, जो मैं उसी 4 को ही आपको समझाऊंगी कि ये 4 बंध बनने से इनके ही से विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, और ये यौगिक बनते हैं इलेक्ट्रॉन देने, लेने यानी गेनिंग, लूजिंग ग्रहण करने से, त्यागने से, या इलेक्ट्रॉन को साझा करने से। तो बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा इन सब बंध का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, जिसको हम आयनन बंध बोलते हैं। नाम से ही लग रहा है कि आयंस के बीच में जो बंध बनेगा वो कहलाता है आयनिक बंध। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम और मॉलिक्यूल टू अनदर। ये कब बनता है, आयन बंध बनता है 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब एक एटम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से ले लेगा। तो कंप्लीट ट्रांसफर जब होता है इलेक्ट्रॉन का 2 एटम के बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा एटम के बीच में, तब आयनिक बंध बनता है। यानी एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन विच इज टर्न गेन बाय अनदर एटम। जैसे मैंने कहा कि एक एटम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, छोड़ेगा, तो उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरा एटम या परमाणु ग्रहण करेगा। When such an electron transfer takes place, one of atom develop a negative charge and is now called the anion। तो जो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा यानी लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केटायन, जिसपे प्लस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से वो आयन बना तो केटायन, और उसी इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है वो बनता है एनायन। तो इस तरीके से केटायन और एनायन के बीच में जो बंध बनता है वही कहलाता है आयनिक बंध। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप उसको से पढ़ लेंगे। तो आयनिक बॉन्ड को मैं समझाती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ देर के लिए समझ लीजिए, लिथियम का एटम है और ये आपका फ्लोरीन का एटम है। ठीक है, तो होता कैसा, आप जैसे लिथियम का आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पहले सेल में हो गया, दूसरा सेल में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये लिथियम क्या करेगा, अंदर वाला सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना दे दे तो इसका जो बाय सेल हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो उसमें रह नहीं सकते। अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर वो 1 ले लेता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो होता क्या है आपको मैं बता रही हूँ, लिथियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये बन जाएगा चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और क्या बन गया, पॉजिटिव। इसी को जब लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो उस पर एक प्लस चार्ज आ गया, इसी को हम कहेंगे, इस लिथियम को बोलेंगे केटायन। ठीक है, अब ये आयन बन गया है, पहले लिथियम एटम था अब आयन बन गया, और ये जो कि इस पर प्लस चार्जेस को बोलेंगे हम केटायन। अब ये फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ये माइनस चार्ज उसने लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया और F के ऊपर हो गया माइनस चार्ज। तो अब ये जो चार्ज बना तो इसको हम बोलेंगे एनायन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्लस चार्ज हो गया केटायन हो गया और उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो एनायन हो गया। तो ये प्लस और ये माइनस, तो होता क्या है फाइनली, लिथियम पे प्लस और फ्लोरीन पे माइनस, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और फाइनली LiF कंपाउंड बनेगा लिथियम फ्लोराइड। तो इन दोनों के बीच में ये जो बंध है, इसी बंध को हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा होप। तो देखिए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 आयन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा अभी मैं बता रही थी कि अगर सीधा अगर आपको याद करना है कि आयनिक बंध क्या है, तो आयनिक बंध क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को देने, मतलब पूरी बिटवीन 2 परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो आदान प्रदान से जो बंध बनता है वही कहलाता है आयनन बंध। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आपको बता दूं, ग्रुप ए का जो मेटल है वो उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उस पर 1 प्लस चार्ज होगा। ग्रुप 2 के बाहर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 चार्ज हो जाएगा। ग्रुप 13 में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है बाहर सेल में, तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कहने का मतलब यह है कि एक एटम अपने मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, त्याग सकता है। इससे ज़्यादा कोई भी एटम के अंदर क्षमता नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, त्याग सके। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कोई भी एटम मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो उसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। तो इस केस में तब आयंस के बीच में आयनिक बंध बनता है। तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो चाहते हैं कि उनके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। एक एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे ताकि और आसानी हो जाए आपको समझने में। जैसे आप देखिए सोडियम के केस में, देखिए आपको पता है सोडियम के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, कैसे, उसको भी मैं आपके सामने बनाती हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो इसके पास कितने सेल होगा, 1 2 और ये तीसरा, यानी बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन के पास, 1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। जैसे आप देख रहे हैं सोडियम के ऊपर 1 डॉट दिया है, तो सोडियम क्या करेगा, अपना उसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो उसका बाह्य सेल क्या हो जाएगा, 2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और ये 2 8, यानी इसकी स्टेबिलिटी
मतलब ये सोडियम आयन स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। जैसे देखिए यहाँ पे अब 11 प्रोटॉन था, पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, यानी उस समय चार्ज का 0 था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी अब इसके पास 10 है, तो कितना नेट चार्ज बच जा रहा है, 11 पॉजिटिव था, 10 नेगेटिव, तो 1 पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से चूँकि अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इसलिए सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। ठीक है, इसको ही हम लोग बोलेंगे कैटायन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो अब इस तरीके सोडियम बन गया कैटायन। अब ठीक हम फ्लोरीन को देख लेते हैं। फ्लोरीन का भी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन का होता है 9, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 और 2p 5, तो 4 और ये 5, 9 टोटल कन हो गया। तो इसके पास कितने सेल हैं, 1 और ये 2, आउटर मोस्ट में 7 हो गए। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये ऑक्टेट हो जाएगा। तो देखिए कुछ कंडीशन यही है। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया, उस इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन ले लेगा। तो अब देखिए इसके पास बाहर एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब ये 9 प्रोटॉन था, 9 इलेक्ट्रॉन से में इसकी ऊर्जा मतलब चार्ज 0 हो गया, प्लस माइनस, पर 9 प्रोटॉन था, अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी हो गई, 10, यानी एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, देखेंगे माइनस चार्ज। ठीक है, और इस तरीके से तो हम क्या देखेंगे, हमारा कैसे फिर बन रहा है Na+ और फ्लोरीन पे माइनस, तो दोनों के बीच में एक चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमको एक कंपाउंड मिलेगा NaF, यानी सोडियम फ्लोराइड। तो ये यौगिक बना किस वजह से बना है, आयंस के बीच में बना है। इस तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, तो इन दोनों के बीच में बनेगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आयनिक बंध कैसे बन रहा है। देखिए जैसे मैंने अभी लिथियम के इसमें देखिए, लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा, ये दे ऑक्टेट हो गए, लिथियम प्लस फ्लोरीन, और दोनों के बीच में बना तो LiF। ठीक उसी तरीके से सोडियम और क्लोराइड के बीच में, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 होता है। तो अभी देखिए जो पिंक आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, लूज कर दिया, क्लोरीन ने उसको इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो अब सोडियम के केस में 2 सेल है, तो बाह्य सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन के पास 3 सेल है, और तीसरा सेल इसका 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट हो गया। क्यों, जब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा, और ये एक आयनिक बंध के वजह से बना, तो ये आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये कैटायन है, और ये क्लोरीन लेने की वजह से एनायन है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल, ऐसा कभी नहीं है कि सिर्फ 2 एटम के बीच में ही आयनिक बंध बनेगा, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेरिलियम के द्वारा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और 1 इलेक्ट्रॉन इसको। इस केस में क्या होगा, देखिए बेरियम पे 2 प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और इस फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो एक फ्लोरीन पे माइनस और इस फ्लोरीन पे माइनस, तो 2F माइनस करके चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा उसका भी मैं नाम लिख देती हूँ, BeF2। F2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 फ्लोरीन एटम ने इस बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को करके लिया है। तो यहाँ पे जो यौगिक बना बेरिलियम डाइफ्लोराइड, और ये एक आयनिक कंपाउंड है। और ये आयनिक क्यों होगा, क्योंकि बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में आयनिक बंध बना है। ठीक है, तो उसी तरीके से Na+ और Cl- जब आपस में जुड़ेंगे, देखिए एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, और तब जाके हमारा NaCl कंपाउंड हमको प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहसंयोजक बंध। और ये बंध कब बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब 2 एटम 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब इस प्रकार के बंध का निर्माण होता है। चलिए उदाहरण पहले समझते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज़्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड
नॉन मेटल के बीच में बनता है। जैसे आपने अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आयनिक बंध होता है वो मेटल धातु के बीच में बनता है, पर कोवेलेंट बॉन्ड जो अधातु होते हैं उनके बीच में जो बंध बनता है वो कोवेलेंट होता है, फॉर्मिंग बाय द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। वो अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करते, इलेक्ट्रॉन पेयर को। स्टेबल नॉन आयनाइजिंग पार्टिकल दे आर नॉन कंडक्टर एनी स्टेट। चूँकि ये आयन से नहीं बनते, इस वजह से ये नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी नॉन कंडक्टर बोले या बैड कंडक्टर बोले, किसी भी स्टेट में इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन कौन से यौगिक या मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं। तो जैसे आप उदाहरण में देखिए, ऑक्सीजन हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, C2H6 है, ये आपका इथेन है, H2 यानी वाटर है, ASIC यानी सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये कुछ यौगिक हैं जिनके नाम, जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तब जाके इस प्रकार की यौगिक का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम, 2 परमाणु का देखिए, इसके सेल में बाहर में देखिए 2 2 4 5 6 7, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये इसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो स्टेबल हो जाए। ठीक उसी तरीके से इस एटम की बात करें तो ये भी 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब कंडीशन क्या है, दोनों ही एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके दोनों के आउटर मोस्ट सेल में स्टेबिलिटी आएगी। तो होगा क्या, ये दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से, यानी ये इलेक्ट्रॉन उसका भी हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन उसका भी, यानी कुछ इस तरीके से। तो देखिए, अगर दोनों फ्लोरीन ने क्या किया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन की साझा कर ली, यानी दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई, और इस तरीके से ये वाला एटम देखिए 8 हो गया, 6 और ये 2 8। इस तरीके से फ्लोरीन के लिए भी ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब शेयरिंग में क्या होता है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों का कहलाएगा, मतलब दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके अपना इलेक्ट्रॉन उसको भी दे दिया और इसका इलेक्ट्रॉन उससे भी ले लिया। तो इस कंडीशन में दोनों ही ऑक्टेट हो गए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, यहाँ पे जो बॉन्ड बना, यही कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध, जो कि 2 एटम के बीच में साझेदारी से बना है। 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, साझेदारी। इस तरीके से ये भी ऑक्टेट हो गया और ये भी ऑक्टेट हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे मीथेन देख रहे हैं, मतलब 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन। तो कार्बन आप सभी को पता है वैलेंसी कितनी होती है, 4 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 है। तो अब इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये ऑक्टेट हो जाए। इस हाइड्रोजन को, यानी इस चारों हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन डुएट हो जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 ऐसे एटम हैं जिसको अपने आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ताकि वो अपना कन्फिग्रेशन, स्टेबल कन्फिग्रेशन कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो अब ये होगा कैसे, आप देखिए, इस कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की वो साझेदारी करेंगे। कहने का मतलब इस तरीके से ये इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गई, ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गई। ठीक उसी तरीके से इनके बीच में ये बॉन्डिंग बन गई, इस तरीके से बॉन्डिंग बन गई। तो देखिए, चारों हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर करके अपना स्टेबल हो गया, डुएट हो गया। और अब इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इस चारों हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन मिलकर इस ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 करके 4। तो इस तरीके से इस कार्बन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे जो ये जो बॉन्डिंग बन रही है, यही आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 2 एटम के बीच में शेयरिंग से बन रहा है। देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर ड्रॉ करके बताया, यहाँ पे दिया हुआ है, लाल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है, ब्लैक वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का है। तो दोनों के बीच में साझेदारी से एक बॉन्ड बना जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और इस तरीके से हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी हो गई और कार्बन की 8 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी भी फुलफिल हो जाती है। उस तरीके से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में देखिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है ताकि ये ऑक्टेट हो सके, और हाइड्रोजन को 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो डुएट हो सके। तो ये सेम जैसे उसके केस में हुआ था, सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी होगी। देखिए, लाइक दैट।
तो ये इसकी बॉन्डिंग, ये दोनों के बीच की बॉन्डिंग। और ये नाइट्रोजन को 8 चाहिए, तो इस हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल गए, तो ये भी 8 हो गया। तो इस तरीके से नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के 2-2। तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वही कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरीके फ्लोरीन का कंसेप्ट होगा। फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसको 1 चाहिए, और कार्बन को 4-4। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हर फ्लोरीन के साथ शेयरिंग में लग गया, और फ्लोरीन के भी 8 हो गए और कार्बन के भी इस तरीके से 8 हो जाते हैं, और इस तरीके से हमको कार्बन टेट्राफ्लोराइड कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तो ये एक यौगिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें या वाटर की बात करें तो सेम ऐसे ही फॉर्मूला होगा। चलिए हम वाटर का बनाते हैं। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन होता है, तो एक इसका और एक इसका, तो ये इन दोनों के बीच में साझेदारी हुई, हाइड्रोजन के डुएट हो गया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी ये हो गया, और ऑक्सीजन को 8 चाहिए तो 4 ये हैं और ये 4, टोटल मिला के 8। तो इस तरीके से हमारा वाटर मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्डिंग से तैयार होता है। ठीक, जैसे H2S तैयार हुआ था वैसे वाटर। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है यही आपका कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। ठीक इसी तरीके से देखिए सेलेनियम फ्लोराइड का कंपाउंड बना है, सेलेनियम और ये फ्लोरीन के बीच में। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, जैसे वहाँ पे बॉन्डिंग बनी थी ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 2 कार्बन और 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। इन 2 कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर कार्बन, दोनों कार्बन ऑक्टेट हो गए, हाइड्रोजन भी डुएट हो गए। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड मिला C2H6। तो यहाँ पे भी जो देखिए साझेदारी हुई है जिससे बॉन्डिंग बनी वही कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। Cl2 में, H2 में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है जो आपको थोड़ा सा अच्छे से मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को समझें। देखिए क्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई और इस तरीके से दोनों क्लोरीन 8-8 हो गए। हाइड्रोजन के केस में भी सेम हो गया। ऑक्सीजन के केस में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन आटम को, तो ये 8 होगा, इसको भी 8 चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। कहने का मतलब यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो, 2 या 3 भी हो सकता है। तो हम 3 भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो और यहाँ पे 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना है, यानी इसको अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे कहेंगे हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक उसी तरीके से नाइट्रोजन के केस में देखिए, नाइट्रोजन के पास 7 होता है, 5 हो गया, 1 2 3 4 1 3। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब इसको 3 चाहिए तो ऑक्टेट होगा, इसको भी 3 चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो देखिए ये 6 2 8 हो गया और ये 6 2 8 हो गया। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना वहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया कि कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, जैसे इसमें है, ये सिंगल है, यहाँ पे डबल है और यहाँ पर ट्रिपल। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हुई है और तब जाके कोवैलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरीके का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। यहाँ पे भी देखिए डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, आयनिक बंध कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और कैसे बनता है। दोनों की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल में बनता है और आयनिक बॉन्ड मेटल के बीच बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है तो वो नॉन कंडक्टर होता है, पर
आयनिक बॉन्ड से बना जो कंपाउंड्स होता है वो गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि वो आयन से मिलके बना होता है। ठीक है। एक ही बात, कोवेलेंट बॉन्ड्स से जो भी यौगिक बनते हैं वो ज़्यादातर या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या गैसियस स्टेट में, पर आयनिक बॉन्ड से जो यौगिक या कंपाउंड बनता है वो ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, मतलब उसकी जो अवस्था होती है वो ठोस होती है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ज़्यादा ऊर्जा लगती है आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, पर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा हमको कम लगती है, यानी लेस एनर्जी में बॉन्ड टूट जाते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध से ज़्यादा मजबूत होता है आयनन बंध। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।